दोस्तों को मैं रोज़ आपके लिए नए वीडियो लाता हूँ, लेकिन अभी तक वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा। बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथ ज़रूर दीजिए, और अगर कुछ अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर सुधार करूँगा। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जोफान का चेहरा जैसे ही चौंका, पास खड़ा गार्ड भी उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन सामने से बर्फीले तूफान में वो गाड़ी तेजी से गुजर गई और उसकी परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। कुछ हुआ सर? जोफान ने हल्का सा सिर झटकते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, बस जानी पहचानी सी लग रही थी। थोड़ा माथा सिकोड़ते हुए उसने खुद से ही बुदबुदाया, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखी थी। ये सुनकर बैली यूयू की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। हुम्फ, याद नहीं आ रहा? तो क्या वो कोई स्पेशल पुराना रिश्ता था? जोफान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बैली यूयू ने और मज़ा लिया। हाँ हाँ, गाड़ी में जो खुशबू आई थी वो साफ औरत की थी। कहीं तुम्हारा कोई खास भाई तो नहीं था उस गाड़ी में? पूरी गाड़ी में एक हल्की सी हंसी फैल गई। सबने सिर झुकाया ज़रूर, लेकिन होठों पर मुस्कान छुपी नहीं। जोफान की भौहें थोड़ी और सिकुड़ी। औरत? ओह हाँ, वो तो वो लोग हैं। कौन? तुम्हारी गुप्त प्रेमिका? बैली यूयू ने झट से चुटकी ली। पास बैठी क्वीर ने भी आंखें चमकाईं और किलकारी मारी। इन दिनों बैली यूयू का किसी से खास मेल नहीं था, सिवाय इस छोटी सी लड़की क्वीर के। दोनों के बीच में एक अनकहा रिश्ता सा बन गया था, एक शरारती बहन सी जो कभी कभी जोफान की खिंचाई का मौका हाथ से नहीं जाने देती। लेकिन जोफान तो ठहरा पुराना खिलाड़ी। उसने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और बोला, पिछली बार जब तीसरे बेटे को जख्मी किया गया था, उसी लड़की ने अपनी गाड़ी से आकर उसकी जान बचाई थी। अब जब दोबारा मिल रहे हैं तो शिष्टाचारवश एक बार तो मिलना बनता है। अगर उनके किसी काम आ सके तो मैं उस एहसान का कर्ज उतार सकूं, वरना फिर से एक एहसान और जुड़ जाएगा। ये बोझ भारी हो जाता है। बैली यूयू थोड़ा चौंकी। उसके लिए ये सब अलग ही था। क्या बात है? किसी का एहसान, और ये आदमी उसे इतनी गंभीरता से लेता है। ये वही जोफान है जो चालाक है, चतुर है, दुनिया को ठगता फिरता है। क्वीर ने हंसते हुए कहा। सिस्टर यू, मेरे पापा थोड़े अलग हैं। वो किसी का भला बुरा नहीं भूलते। पिछली बार मेरे भाई की जान बचाने वाली लड़की को भले ही उन्होंने सौगंध दी हो, लेकिन फिर भी पापा ने मौका देखकर उनके कुछ खजाने भी ले लिए थे। अब उन्हें लगता है कि उन्होंने ज़्यादा ले लिया और इसीलिए वो शर्मिंदा भी रहते हैं। क्या? लोगों ने जान बचाई और तुम ऊपर से उनका खजाना भी उठा लाए? बैली यूयू ने जोफान की तरफ देखा, जैसे उसकी नज़र कह रही हो, शेमलेस। जोफान ने कंधे उचकाते हुए कहा, यार, उस वक़्त मुझे लगा 2 करोड़ होली स्पिरिट स्टोन्स में उनका बेहाई झील का आधा घड़ा खरीदना मतलब हाई प्राइस दे रहा हूँ। पर बाद में पता चला उसका मार्केट रेट तो 5 करोड़ था। तब लगा जैसे लूट लिया हो। अब तू ही बता, ये मेरी गलती थी या टाइम की? पागल है तू, बैली यूयू हंसते हंसते बोल उठी। बेहाई जेल तो रेयर ट्रेजर है, उसका कोई मार्केट रेट होता है क्या? वो तो मांग पर चलता है, कीमत तो आसमान तक जा सकती है। जोफान ने मुस्कुराकर कहा, अब छोड़ भी, वो सब पुरानी बात है। अभी गाड़ी तेज़ कर और उस सामने वाली गाड़ी को कैच कर। सीधा उनके सामने जाकर न खड़े हो जाना, वरना चौंक जाएंगी। ड्राइवर ने सिर हिलाया और रफ्तार तेज कर दी। पीछे से बेली यूयू ने आंखें मटकाते हुए कहा, हाँ, तुझे डर है कि कहीं अचानक सामने आ गया तो कोई सुंदर वाला डर न जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, है ना? अरे भाई, तू तो बड़ा ही दुधारी तलवार है, एक तरफ मुस्कान, दूसरी तरफ चालाकी। अब समझ नहीं आता तू असल में सही है या बुरा। टियनमो माउंटेन में डीमन शब्द है, लेकिन तू असल में है क्या? जोफान की आंखों में एक ठंडी सी मुस्कान तैर गई। शायद मैं दोनों हूँ। सफ़ेद बर्फ से ढके संसार में समय जैसे थम सा गया था। जोफान को साफ समझ था कि बैली यूयू तियानमो माउंटेन की गहराइयों का पता लगाने आई है, मगर वो उसका खेल समझ चुका था, इसलिए बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और फिर बेरुखी से मुंह फेर लिया। बैली यूयू का चेहरा उतर गया। उसकी आदत थी कोई उसकी उपेक्षा करे और वो चुप रहे। नामुमकिन।
मुंह खोलने ही वाली थी कि सिस्टर यू उदास मत हो, जब आप हंसती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। छोटे से हाथ से छाओयर ने उसका गाल हल्के से छूते हुए कहा, मासूमियत से मुस्कुराते हुए। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हैं मिस स्क्वेयर। जब लेंग्यू सोड किंग मुस्कुराती हैं तो लगता है जैसे बर्फीली हवा में भी वसंत आ गया हो। पीछे से एक गार्ड ने भी हंसते हुए तंज कसा। इन कुछ दिनों में जोफान की मौजूदगी ने बैली यूयू की तलखी कुछ कम कर दी थी। अब लोग उससे उतने डरते नहीं थे। चेहरा लाल हो गया, गुस्से में उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत हिम्मत है, दोबारा कहाँ तो जुबान काट दूंगी। गार्ड ने सिर झुकाया, कांपते हुए चुप रहा। बैली यूयू ने चारों ओर देखा। सबकी नज़रों में एक अजीब सी शरारत थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चीक्स और भी गुलाबी हो गए, लेकिन जैसे ही क्वेर की मासूम मुस्कान नजर आई, वो ठंडी तलवार भी पिघलने लगी। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। बहुत दिनों बाद दिल से आई मुस्कान। वो थी कोल्ड रेन सोर्ड किंग, 9 महान सोर्ड किंग्स में से एक। निर्दयी, तीखी, निष्ठुर, पर कहते हैं ना, उसकी मुस्कान वार्म रेन जैसी थी। जोफान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, उत्तर की ये धरती हजारों मील तक बर्फ बर्फ और सिर्फ बर्फ, पर जब धूप निकलती है तो लगता है जैसे बर्फ भी पिघल सकती है। शायद वसंत आने वाला है। वो भावशून्य नहीं था। इस बदलते मौसम के साथ इंसानी दिल भी जैसे धीरे धीरे बदल रहे थे, और ये सब वो महसूस कर सकता था। गाड़ी बर्फ पर फिसलती चली जा रही थी। आगे चलती गाड़ी अब नज़रों से दूर जा चुकी थी। फिर एक सफ़ेद बर्फ से बने छोटे से कस्बे के सामने सब रुक गए। एक पत्थर की 3 फुट ऊंची पट्टी बर्फ से ढकी हुई, उस पर लिखा था फेंगशुआंग टाउन। छर्र, गाड़ियाँ रुक गईं। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर जो फैन से कहा, सर, वो गाड़ी भी इसी कस्बे में रुकी है। हम भी यहीं से उन्हें ढूंढ सकते हैं। आगे क्या आदेश है? जो फान ने सिर हिलाया। तुम लोग लेंग्यू सोर्ड किंग के लिए टोकन की व्यवस्था करो। मैं खुद जाकर उस गाड़ी को ढूंढ लूँगा। सब लोग कस्बे के बाहर मिलेंगे। फिर बैली यूयू की तरफ देखा। तुम्हारा सोल फ्लक्चुएशन वाला जेड दो, ताकि टोकन बन सके। वो थोड़ी झिझकी। असल में ज़रूरत नहीं। यूयू गर्ल, सोर्ड किंग का आदेश है। अरे ठीक है ठीक है। बेमन से उसने जेड स्लिप निकाल कर दे दिया। अब उसकी नज़रें कड़वी नहीं थीं। इन कुछ दिनों में इस कारवां के साथ रहकर वो बर्फ़ पिघलने लगी थी। जोफान ने छाओयर का हाथ पकड़ा और गाड़ी से उतरा। फिर बैली यूयू से पूछा, तुम उनके साथ रहोगी या हमारे साथ चलना है? मैं छाओयर के साथ चलूँगी हूँ। नाक चढ़ाकर वो कूद पड़ी गाड़ी से, छाओयर का हाथ पकड़ा और बर्फ़ में चल दी। जोफान ने सिर हिलाया। औरतों की सोच समझ नहीं आती। वो उनके पीछे चला। अब खुली रोशनी में उसने गौर किया। बैली यूयू के होंठ के किनारे की सूजन अब भी गई नहीं थी। वो तुरंत पास आया। यूयू गर्ल, 6-7 दिन हो गए। तुम्हारा चेहरा अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? जब तक एंसेस्टर का आदेश न आए, ये चेहरा ठीक नहीं होना चाहिए, उसने जिद से कहा। जोफान ने लंबी सांस ली और हंसते हुए कहा, लेकिन अब तुम मेरी कमान के नीचे हो, तुम्हारे साथ चलती हो। ये सूजन ऐसे दिखेगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग सोचेंगे मैंने मारा है। मेरा चेहरा बिगड़ेगा, तुम्हारा नहीं। तो क्या ज़्यादा बुरा लग रही हूँ? बुरा? बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे होगी जब मैं अपनी लाइफ सेविंग बेनिफैक्टर से मिलने जाऊँगा। वो सोचेगी कि मैं ही टायरेंट हूँ। बैली यूयू ठठाकर हंसी। अरे वाह, चलो अच्छा है, उसे भी दिखे कि उसने किस राक्षस की जान बचाई थी। नेक्स्ट टाइम शायद दोबारा बचाने से बचे। जोफान की आंखों में चमक आ गई। बहुत हो गया, तुम खुद नहीं करोगी तो मैं खुद कर दूंगा। क्या करोगे? रिटर्न ऑफ द हेवनली ड्रैगन सील मेरी एक पुरानी टेक्निक है, ऐसे छोटे छोटों के इलाज में सबसे असरदार। बोलते ही उसकी हथेली में योनली गूंज उठा और उसने हाथ बैली यूयू की सूजन पर बढ़ाया। अगर इलाज करवाना चाहती हो तो चुपचाप खड़ी रहो, वरना वापस गाड़ी में बैठो। बैली यूयू ने ज़ुबान बाहर निकाली और मुंह चिढ़ाया। ना बाबा ना, मुझे तो देखना है तुम्हारा चेहरा कैसे उतरता है सामने उसकी नज़रों में। इन दिनों जो तुम मेरा मजाक उड़ाती रही हो, अब मेरी बारी है मिस्टर डीमन।
थंडर की तरह युवानली चमकी। बर्फ पर दो परछाइयां चल रही थीं, एक सोर्ड्स वुमन और एक कनिंग कल्टीवेटर, जिनकी जंग बर्फ से भी ठंडी और दिलों में उठती लहरें वसंत की दस्तक दे रही थीं। एक हल्की सी मुस्कान के साथ बेली यूयू ने मुंह बनाया और फिर तुरंत हवा हो गई। आखिरकार वो सोर्ड किंग है। भले ही जो फैन कितना भी एबनॉर्मल क्यों ना हो, पर बॉडी मूवमेंट में कोई भी आसानी से सोर्ड्समैन से पार नहीं पा सकता। और फिर शुरू हुआ एक अजीब चेस सीन। जो फैन और बेली यूयू दोनों छावेर के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे थे। 30 बार पलक झपकते निकल गए, लेकिन जो फान तो बेली यूयू की धोती का कोना तक नहीं छू पाया। छावेर वहीं खड़ी हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। कोई मदद नहीं, कोई दया नहीं, सिर्फ ठहाके। बेली यूयू खुद भी छावेर का हाथ पकड़कर खिलखिलाई जा रही थी। कभी कभार ऐसा मौका मिलता है जब वो बेपरवाह दिखती है, जैसे आज। कभी यूं भागती, कभी इधर उछलती और बीच बीच में नकली मासूमियत से चिल्लाती, कोई इस बदमाश को रोके, दिन दहाड़े लोगों को छेड़ रहा है, कोई तो है यहाँ जो इंसाफ करे। जोफन हाँफते हुए बोला, अबे छेड़ रहा हूँ तुझे? तू ये बोलने लायक है भी? दुनिया में कौन है जो तुझे छेड़ सके? बस एक बार रुक जा, ज़रा सा छूना है, बस हल्का सा। ओह, हल्का सा छूना? तो अब ये फ्लर्टिंग नहीं हुआ? और तभी एक ठंडी सख्त आवाज़ हवा में गूंज गई, इतना शोर किस लिए? सारा नज़ारा जैसे जम गया। हंसी, भागना, शरारत, सब रुक गया। सिर्फ उस आवाज़ की गूंज बची थी, ठंडी, भारी और अथॉरिटी से भरी हुई। धड़ाम, एक धमाकेदार आवाज़ गूंजी। ज़मीन कांप गई और वो बर्फ़ की छोटी जो जुओ फैन को कैद किए हुए थी, एक पल में चूर चूर हो गई। काले रंग की थंडर फ्लेम हर ओर फैल गई, हर चीज़ को, यहाँ तक कि वो सख्त जमी हुई बर्फ़ को भी अपने साथ निगलती चली गई। नीली लपटें तक, जो आमतौर पर ठंडी होती हैं, उस काली ज्वाला के सामने ढेर हो गईं। सब कुछ बस एक झपक में शून्य हो गया। जोफान उस टूटे हुए कैद से बाहर निकला। उसकी बाईं आंख की पुतली में ब्लैक थंडर की एक हल्की सी चमक, और पूरा शरीर एक खरोंच तक नहीं। उसकी निगाह गहरी हुई और उसने दोनों लड़कियों की ओर एक नज़र डाली, चेहरा एकदम गंभीर। लड़कियों, लड़ाई मत करो, उसने हाथ जोड़कर कहा। जिसे संभालना है मैं खुद संभाल लूँगा। किसी और को मेरे लिए हाथ गंदा करने की ज़रूरत नहीं। मुरोंग शुए की आंखें सिकुड़ गईं। वो दंग रह गई। तू मेरी हथेली की वार खा गया और अभी तक जिंदा है। दूसरी ओर बेली यूयू भी चौंक गई थी। उसकी नज़रों में जोफान बस एक चालाक और चालबाज आदमी था। पर अब ये मुरोंग फैमिली की अल्टीमेट टेक्निक थी, जो दो रेयर ट्रेजर्स से ही संभव होती है। एक है बेहाई की 1000 साल पुरानी बर्फ की क्रिस्टल, जो किसी भी चीज़ से नहीं टूटती, और दूसरा है नंजू की गर्म जलधारा, जो ठंड का सिर कुचल देती है। इन दोनों का संगम मतलब वाटर विद इन फायर, फायर विद इन वाटर। एक बार वार हो जाए तो शरीर में ठंड घुस जाती है, नसें सूख जाती हैं और फिर आग अंदर से सब कुछ जला देती है। कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन तू? जोफान ने आंखें तरेरी। मैं कोई भी नहीं हूँ। और फिर उसने मुरोंगजुए की तरफ देखा, थोड़ा झुकते हुए बोला, मुरोंग गर्ल, मुझे नहीं पता था कि तुम नानजू की मुरोंग फैमिली की नोबल डॉटर हो। हर दिन अपने भाई की मदद में रहकर शायद काम करने की आदत नहीं रही होगी, पर तुमने मेरी जान बचाई थी। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और वक्त आने पर चुकाऊंगा भी। क्वीर और बेली यूयू की ओर देखता है। चलो निकलते हैं। वो बिना एक शब्द और कहे मुड़ा और जाने लगा, मानो किसी तरह मुरोंग शुए से दूरी बनाना चाहता हो। सोचा ऐसे ही निकल जाओगे? इतना आसान नहीं है। मुरोंग शुए दहाड़ी, जमीन पर पांव मारा और पल भर में जोफान की पीठ पर हमला किया। हवा में बर्फीली तलवार सी धार, ठंडी लहरें और झड़ जैसी तीव्रता। जोफान ने फौरन पलटी मारी। चिलिन आर्म लाल हो गई और सीधे उसकी जेड पाम से टकरा गया। धड़ाम, दोनों पीछे फिसले। मुरोंग शुए 5-6 कदम पीछे हटी, जोफान 4-5 कदम, पर कोई गिरा नहीं। ये एकदम साफ था, दोनों बराबरी पर थे। बेली यूयू की पलकें फड़कीं। वो सोच रही थी कि पहले जोफान ने कोई ट्रिक लगाई होगी, पर अब ये असली मुकाबला था। और फिर भी बराबर। ट्रिपल स्टेज कल्टीवेटर, उसने बुदबुदाया। फिर भी ये बराबरी पर कैसे आ सकता है?
या फिर ये अपनी रियल कल्टीवेशन छुपा रहा है? अब वो बस चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सवाल था, जोफान, तू आखिर है कौन? क्वियर, जो आम तौर पर जोफान की आज्ञा के बिना कभी भी उंगली नहीं हिलाती, अब भी चुप थी, जैसे उसे भी अंदाज़ा हो ये कोई आम स्थिति नहीं। दूसरी तरफ मुरोंगशुए की सेविका घबरा गई। मिस, कहती हुई दौड़ी, पर मुरोंगशुए ने सिर्फ हाथ उठाकर इशारा किया। मैं ठीक हूँ। उसकी नज़रें अब भी जोफान पर टिकी थीं और उस किलिन आम पर जहाँ अब हल्की सी बर्फ की परत जमने लगी थी, बहुत हल्की पर दिख रही थी। जो फैन की पलकों ने जैसे एक पल को थकावट जताई, पर अगले ही पल उसने धीरे धीरे अपना बर्फ से जमी हुई दाईं बांह उठाई। सामने खड़ी लड़की मुस्कुरा दी और बोली, लगता है लड़की अब तक यही सोच रही है कि उसकी वो पल्म ने मुझे कुछ चोट पहुंचाई है। हा हा हा। अफसोस, थोड़ा गलत अंदाज़ा हो गया। मेरी ये बाम ठंड और गर्मी दोनों से बेअसर है। तुम्हारा ये आइस हार्ट एंड फ्लेम्स वाला हमला, इसमें तो ज़रा सी भी सेंध नहीं मार पाया। उसने जैसे ही अपनी बांह को झटका, क्लैटर की आवाज़ के साथ सारी बर्फ चटक कर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी चमकती हुई सुर्ख सुर्ख बांह ऐसे चमक रही थी जैसे कोई जेड, और उस पर ज़रा सा भी नुकसान नहीं दिख रहा था। मुनरग शुए की आंखों की पुतलियाँ हल्के से कांपीं और एक पल के लिए उसकी निगाहों में हैरानी की लकीर दौड़ गई, पर अगले ही पल वो और ज़्यादा गंभीर नज़र आई। ये कैसे मुमकिन है? भले ही मैंने कोल्ड विंड एंड फ्लेमिंग पाल्म नहीं इस्तेमाल की और कोई मार्शल आर्ट्स टेक्निक भी नहीं चलाई, लेकिन मेरी रग रग में बेहाइली क्रिस्टल्स और कोल्ड ऑफ द वर्ल्ड का असर है। हर एक चाल में ठंडी आग की ताकत होती है। किसी पर भी हाथ रख दो, चाहे वो मुझसे ताकतवर क्यों ना हो, ठंडी लपटें उनकी नसों में उतर ही जाती हैं और सारी स्पिरिचुअल वेन्स जाम कर देती हैं। लेकिन अभी तो ज़ीर ने जैसे ही देखा, उसके चेहरे पर भी हैरानी छा गई। वो झों फैन को घूरते हुए बुदबुदाई, ये आदमी आखिर है कौन? बैली यूयू धीरे से मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में तंज की चुभन थी। लगता है आज हमारी मिस मुनरग को उनका नेमिसिस मिल गया है। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा ताकतवर होता तो हार मानना आसान होता, लेकिन जब दोनों की स्किल्स एक जैसी हों और फिर भी तुम हर चाल में पिछड़ो, तो हज़म करना मुश्किल होता है। उसने हंसते हुए सिर झटका। कभी तो सोचा था कि ये बिंग यन हनजिन, यानी बर्फ़ और आग को एक साथ अपने जिस्म में पालना दुनिया का सबसे मुश्किल कल्टीवेशन है, लेकिन अब देखो, एक काम भी नहीं आ रहा। अरे ओ, तुमने क्या बिगाड़ा हमारी यंग मिस का, जो यूं ताने कस रही हो? ज़ीर गुस्से से फट पड़ी और फौरन अपनी मालकिन की तरफ से खड़ी हो गई, लेकिन मुनरग शुए पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी नज़रें अब भी झों फैन पर ही थीं, ठंडी, गंभीर और जैसे हर एक मूवमेंट का विश्लेषण कर रही हों। झुओ फैन, जो अभी कुछ देर पहले इसी लड़की की जान बचा चुका था, अब खुद को उसका दुश्मन बना बैठा देख थोड़ी देर को चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और मुट्ठी बांधते हुए बोला, मिस मुनरग, जो कुछ आपने कहा वो आपके दिल में शायद पहले से ही तय था, लेकिन सोचिए, ऐसी औरत जो किसी को छेड़ती नहीं और जिसे कोई छेड़े भी नहीं, उसे कोई मजाक में कैसे ले सकता है? तो फिर आप इतना क्यों उलझ रही हैं? क्यों ज़रूरी समझती हैं कि मुझे दुश्मन बना लिया जाए? तुमने किसे कहा ड्याओफू? बैली यूयू अचानक भड़क गई, आंखें तरेरी और जुओ फैन पर झल्लाई। ज़रा ज़ुबान संभाल के बात करो। लेकिन जुओ फैन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़र अब भी मुनरग शुए के चेहरे पर टिकी हुई थी, पर अफसोस, उस नज़रों में अभी भी वही नफ़रत थी। किसी भी हालत में वो झुकने को तैयार नहीं लग रही थी। लड़कियों को बहकाना बहुत बुरा है, पर इसकी सज़ा मौत तो नहीं होती। मैं कोई इतनी संकीर्ण सोच वाली नहीं हूँ, उसने कहा। आवाज़ भले ही शांत थी, पर उसके शब्दों में बर्फ़ जैसी ठंड थी। पर वो लड़की तो अब तक तुम्हारे पीछे पड़ी है। जोंगजो के लाखों बेकसूरों की आत्माएं, वो सब तुम्हारी वजह से भटक रही हैं। ये मामला मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें से मर्डरस इंटेंट टपकने लगी। झुओ फैन के माथे पर एक अजीब सी शिकन उभरी। जोंगजो, लड़की तो नंजू से है ना?
फिर जोंगजो की लड़ाई का बोझ उठाना। भले ही मैं जोंगजो का दुश्मन हूँ, लेकिन तुम क्यों उनकी लड़ाई अपने सिर ले रही हो? अगर बात अलायंस की है या किसी पुराने हिसाब की, तब भी ज़रा सोचो। मैं तो तुम्हारी तरफ ही हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मनों से लड़ रहा हूँ। दुश्मन तो बैटलफील्ड में मिलने चाहिए और निशाना भी जोंगजो के डिग्निटरीज थे, लेकिन तुमने इसमें हाइचुआन चेंबर ऑफ कॉमर्स को क्यों घसीटा, उन्हें स्केपगोट बना दिया और ख़ुद भाग निकले? तुम्हारी ये चालबाजियाँ, क्या इन्हें ऐसे ही जाने दिया जा सकता है? ओह, तो तुम उनके लिए? झुओ फैन हंस पड़ा, एक ठंडी सी हंसी। लड़की का दिल तो बड़ा खाली है। हाँ, जिन लोगों से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, उनके लिए तुम मेरी जान की दुश्मन बन गई हो। लेकिन सोचो ज़रा, क्या वो सच में मेरे लोग थे? अपनी ही लालच में डूबे हुए थे वो। जब उन्होंने जोंगजो के इलीट्स के साथ सांठ-गांठ की, तभी उन्हें समझ जाना चाहिए था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। मैं बस वक्त पर आ गया। मुनरक शुए ने नाक से सांस खींची और धीमे से सिर हिलाया। तुम क्या सोचते हो, मुझे ये सब नहीं पता? और मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे हाइचुआन वाले प्यारे लगते हैं। तो फिर वजह क्या है? ये हेवन एंड अर्थ का नियम है। ऐसे पापी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। उसकी आंखें तेजी से सिकुड़ी, सांस गहरी ली और फिर उसने ठोस आवाज में कहा, हेचुआन चेंबर ऑफ कॉमर्स बाहर से तो बहुत आलीशान लगती है, लेकिन असल में वो एक ऐसा ब्लेड है जो हर रोज़ खून चाटता है। एक दिखावे की चमक है, पर अंदर से खोखली। बदलाव तो तय था, लेकिन हर चीज़ में एक प्रक्रिया होती है। चींटी भी आखिरी दम तक जिंदा रहना चाहती है। इंसान तो फिर भी इंसान है। चेंबर का ख़त्म होना तय था, लेकिन इतनी जल्दी और तुम्हारे जैसे कैरिज्मेटिक ईवल के हाथों ये नहीं होना चाहिए था। और सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने चाहा। जब डीमन धरती पर आता है, तब वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है। उसे रोकना, उसे मिटाना, यही मेरा रास्ता है, मेरी जिम्मेदारी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किस जगह की हूँ, किस रेल्म की। ज़रूरी ये है कि सही काम किया जाए। जोंगजो की सबसे बड़ी बिजनेस फर्म को तुमने तबाह कर दिया। वहाँ अफरात फरी मच गई। क्या अब बेजू में भी वही दोहराओगे? हो सकता है तुम अपनी मीठी बातों से कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिला लो, लेकिन याद रखो, वॉकिंग विद द डेविल, आखिर में शैतान ही सबको निगल जाता है। कोई नहीं बचता। कोई बाई स्टैंडर नहीं होता इस खेल में। अगर मैं तुम्हें आज छोड़ दूं, तो क्या पता कल तुम मुझ पर वार करो या मेरे अपनों पर। इसलिए नहीं, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ सकती। जो फैन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, फिर उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखा। तो ये है लड़की का रास्ता, कहना पड़ेगा नज़रिया दूरगामी है। हाँ, मेरी तरह के लोग अगर जिंदा रहें, तो न जाने कितने लोग उसमें जल जाएंगे। कुछ को लगेगा कि मैं उनके दुश्मनों को ख़त्म कर रहा हूँ और वो खुश होंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि जब आग फैलती है तो किसी को नहीं छोड़ती। दुर्भाग्य से दुनिया में ऐसे दूरदर्शी बहुत कम होते हैं। जब तक लोगों के दिलों में डीमन बसते हैं, तब तक मेरे जैसे लोगों की जगह भी बनी रहेगी। पर तुम और मैं दो बिल्कुल अलग रास्तों पर हैं। विदा। जो फैन ने सिर झुकाया, चेहरा एकदम गंभीर था और उसके शब्दों में एक साफ साफ अंत था, जैसे अब कोई गिला, कोई कर्ज नहीं बचा। कभी वो सोचता था शायद ये भावनाएं, ये समझदारी कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन अब समझ गया। सामने खड़ी थी एक असली राइटियस कल्टीवेटर, जिसके रास्ते में न तो मोह था न स्वार्थ। और एक सच्चा सोड किंग अगर इच्छा से परे हो जाए, तो फिर उसका वार भी बिना हिचक आता है। जुओ फैन की कमर धीरे धीरे सीधी हो रही थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक ऐसा ठहराव जिससे मुनरक शुए के दिल में अनजाना सा हलचल हुआ। वो कुछ पल के लिए ठिठकी, मानो कुछ महसूस किया हो। उसे जुओ फैन की सच्चाई महसूस हो रही थी। वो झूठा नहीं था। उसने धीरे से सांस ली, सिर झुकाया और हल्के से कहा, जितने गैंगस्टर्स मैंने देखे हैं, उनमें तुम सबसे ज़्यादा शालीन हो। नहीं, कहना चाहिए सबसे ज़्यादा ग्लोरियस। असल में जब मैंने उस दिन गाड़ी में तुम्हारी जान बचाई थी, तभी मैंने कहा था, अगर तुम बुराई छोड़कर सही रास्ते पर लौट आओ तो शायद। नामुमकिन। उसके पूरे वाक्य से पहले ही जुओ फैन ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, लड़की का रास्ता अलग है, राइचस, पवित्र।
और मेरा रास्ता द डिमोनिक पाथ है। हम दोनों की राहें एक दूसरे से बिल्कुल उलटी हैं, कोई तुलना नहीं हो सकती। और लड़की, कृपया अपनी सोच मेरे ऊपर थोपने की कोशिश मत करो। मुनरक शुए का माथा सिकुड़ा, उसकी आंखों में गुस्सा चमका और वो चिल्ला पड़ी, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें ज़रूर एक बिग डेविल बनना है और आखिर तक सिर्फ बुराई ही करनी है? जुओ फैन हल्का हंसा, जैसे किसी भोले बच्चे की बात सुन ली हो। क्यों? लड़की की नज़रों में डेविल मतलब सिर्फ बुराई? उसने सिर झटकते हुए कहा। लड़की, तुम नहीं समझती हो डिमोनिक पाथ को, या वो रास्ता जिस पर मैं चल रहा हूँ, इसीलिए उस पर राय मत दो। जानती हो, जब पानी बिल्कुल साफ हो तो उसमें मछलियाँ नहीं टिकती, और जब इंसान हर बात पर जांचा जाए तो उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। ये दुनिया सही रास्ता बस एक बेंचमार्क है, एक कल्पना। तुम जैसी लड़कियां सेल्फ कल्टीवेशन कर सकती हैं, अपने दिल को साफ रख सकती हैं, लेकिन दुनिया से कैसे निपटोगी? जब तक इंसान के दिल में डीमन जिंदा है, द डेविल कभी मरेगा नहीं। मुनरक शुए की आंखें टिकी थीं जुओ फैन पर। उसके चेहरे पर अब दया नहीं, न समझदारी, बस कठोर संकल्प था। उसने मुट्ठियां भींच लीं, होंठ काटे और गरजती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता ये दिल का शैतान क्या होता है। मैं बस इतना जानती हूँ, अगर तुम्हें यूं ही जाने दिया तो तुम बहुत बड़ा विनाश लाओगे। अब जब हस्बैंड वापस लौटना नहीं चाहता तो डीमन गार्डियन रोड की जिम्मेदारी मुझे लेनी ही होगी। ये कहते ही मुनरक शुए ने तेजी से सील्स बनाना शुरू कर दिया। उसकी हथेलियां हवा में कांपीं और अचानक तड़ डड 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 हवा और बर्फ के साथ हजारों सील टैलिस्मन्स आसमान की ओर उड़ गए। पल भर में एक तूफान जैसा उठा और उन सील्स ने बर्फ के नुकीले शंकुओं, आइस कोन्स का रूप ले लिया। हवा से चीरते हुए वो सीधा जुओ फैन की ओर गिरे, जैसे आसमान से हजारों बर्फ की तलवारें एक साथ बरस रही हों। अगर ये वार पड़ा तो सिर्फ जुओ फैन ही नहीं, उस इलाके का नाम और निशान मिट जाएगा। शहर के लोग तो समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। सब बेतहाशा भागे। चंद पल में एक जिंदा दिल कस्बा वीरान कब्रिस्तान में बदल गया। अब वहाँ बस कुछ गवाह बचे थे, जिनकी नज़रें सीधे उस एक युद्ध पर टिकी थीं। सारा आसमान बर्फ से भरा हुआ। तियनलोंग पंशान, द कॉइलिंग हेवनली ड्रैगन। जुओ फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसका बदन कांपा और अचानक 100 फीट लंबा रंग बिरंगा ड्रैगन उसकी पीठ से बाहर आया और पल भर में पूरे जुओ फैन को लपेट लिया। कहीं से भी कोई जगह खुली नहीं थी, पूरी सुरक्षा। देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। बैली यूयू, जो चुपचाप देख रही थी, चौंक कर बोल पड़ी, क्या ये पागल हो गया है? उसने अपनी सोल फॉर्म अब भी एक्टिवेट की, जबकि सामने वाला सोल फ्यूजन लेवल मास्टर है। इतनी तेज बर्फ की मार उस स्पिरिट सोल पर पड़ेगी तो ये तो एक ही झटके में चकनाचूर हो जाएगा। खत्म। सब जानते थे ऐसा करना मूर्खता है, लेकिन जुओ फैन कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं था। लोग समझ नहीं पा रहे थे, पर उनके दिलों में एक सवाल था, क्या इसमें भी कोई चाल है? सबकी नज़रें टिकी थीं। और फिर धड़ाम, 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 हजारों बर्फ की कीलें सीधे उस ड्रैगन सोल पर गिरीं और एक एक कर उसमें बड़े बड़े छेद करते चली गईं। बर्फ की ठंडक चारों तरफ फैल गई और पल भर में वो पूरा ड्रैगन सोल एक बर्फ की मूर्ति बन गया, क्रैक्ड, हॉलो, जैसे अब गिरने ही वाला हो। ठंडी हवा में वो आइस ड्रैगन हिल रहा था, टूटा नहीं था, लेकिन टूटने से एक पल दूर था। पास खड़ी जियर ने अपनी आंखें बंद कीं और धीमे से बुदबुदाई, उफ अब्बा जी, लगता है आपका बेटा इस बार गया। चलो बहन, इस बार अकेले घूमने चलेंगे। बैली यूयू ने आंखें मिचमिचाईं और हंसते हुए जीर के सिर पर एक हल्की सी चपत मारी। फिर उसने मुनरक शुए की ओर इशारा किया और शरारती मुस्कान के साथ बोली, लेकिन ये बात याद रखना बच्ची, तुम्हारे अब्बा की कातिल यही औरत है। जब बड़ी बहन तुम्हें अपनी सारी स्किल्स सिखा दे तो जाकर इसे मार देना और अपने अब्बा का बदला ले लेना। हे 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 हे। ये सुनते ही जीर की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी नन्ही सी आंखों में गुस्सा झलक उठा। उसने बैली यूयू की तरफ गुस्से से घूरा, लेकिन वहीं मुनरक शुए ने एक लंबी सांस ली, फिर निडर निगाहों से बैली यूयू की तरफ देखा और शांत लेकिन ठोस आवाज में बोली, इस बच्ची को साथ ले जाना इतना आसान नहीं होगा लड़की।
मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। कातिल हो तुम, घास काटने तक की कसर नहीं छोड़ोगी क्या? मतलब तुम तो जड़ से मिटा देने वालों में से हो। मेरे मुरौंग घराने ने कभी इतनी नीचता नहीं की, ना कभी करेंगे। मुनरग शुए की आवाज में गर्व और दृढ़ता थी। तुम निश्चिंत रहो, मैं इस बच्ची को पालूंगी, उसे तमीज़, इंसानियत और सोचने की ताकत दूंगी। बदला लेना है या नहीं, ये फैसला उसका होगा। मैं कभी अपनी मर्जी उस पर नहीं थोपूंगी। उसने एक ठंडी नज़र बैली यूयू पर डाली और फिर हल्के से बोली, साफ शब्दों में कह दूं, वो कभी अपने बाप के रास्ते पर नहीं चलेगी। बैली यूयू हंसी, फिर चिल्लाई, तेरी बातों पर कौन यकीन करे? क्या मैं 3 साल की बच्ची हूँ जो मान लूंगी कि तू इसे सही राह पर ले जाएगी? मुनरग शुए का चेहरा कठोर रहा। और क्या चाहती हो? इसे तुम्हारे साथ भेज दूं ताकि ये बुराई की राह पर चले? और तभी, अरे बस करो, अब बहुत हो गया, सिर दुखा दिया तुम दोनों ने। जीर या कोई तीसरा, शायद बेइली यूयू खुद, झुंझलाहट में बोली। एक बार फिर मुरोंग शुए ने जुर्फान की मौत के बाद क्वीर को लेकर विवाद छेड़ दिया, लेकिन इस बार खुद जीर के माथे पर बल पड़ गया। उसने चिढ़कर हाथ झटका और मुंह फुलाकर बोली, अब्बा जिंदा हैं, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? मैं मान भी जाऊं, पर अगर अब्बा नहीं माने तो? ये सुनते ही दोनों की आंखें सिकुड़ गईं। फिर वो दोनों एक साथ जीर की तरफ देखने लगे और फिर उस टूटे हुए, जमी हुई ड्रैगन सोल पर। सवाल अब एक ही था, क्या ये सच में अभी जिंदा हो सकता है? और जैसे ही उनके दिलों में ये शक उभरा, एक हल्की सी हंसी बर्फीली हवा के बीच गूंज उठी। हे, मेरी बेटी तो मुझे जानती है, मुरोंग लड़की, मैंने कहा था ना, तुम डेविल्स पाथ नहीं समझती, तुम्हारी ये एक चाल मुझे कुछ नहीं कर सकती। ड्रैगन किंग, ड्रैगन सोल स्काई वॉल्ट। एक तेज़ पुकार के साथ वो जमी हुई ड्रैगन अचानक गहरे काले धुएं से घिर गई, मानो अंधकार खुद नीचे उतर आया हो। हजारों बर्फ के टुकड़े एक भंवर में समा गए, जैसे वॉइड उन्हें निगल गया हो। फिर बूम, सब गायब। न ड्रैगन, न बर्फ, बस एक आकृति सामने थी, ज़ोफन, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल सलामत। कैसे हो सकता है ये? जियर अचानक चीख पड़ी। मेरी बॉडी ने उसकी सोल पर सीधा वार किया था, फिर भी ये। मुरुंग शुए और बैली यूयू दोनों स्तब्ध थीं, खासकर बैली यूयू। अब तो उसका पूरा वर्ल्ड व्यू उल्टा पड़ गया था। ये बंदा चीट कोड्स लेकर पैदा हुआ है क्या? उसके मन में आया। जुर्फान हंसा, फिर हाथ ताली में मारा और झीर की तरफ हाथ बढ़ाया। झीर खुश होकर दौड़ी और उसका हाथ थाम लिया, जबकि पीछे रह गई मुरोंगजुए, चेहरे पर सिर्फ अपरिभाषित शक और खालीपन। झीर का हाथ थामे हुए ज़ुओफान ने उसकी ओर देखा और एक लंबी सांस भरते हुए बोला, मुरोंग लड़की, तुम्हारा आरण चुकाने आया था, लेकिन अब समझ आया तुम्हारी राह और मेरी राह आसमान और पाताल जितनी अलग हैं। तुम्हारा मार्ग उजला है, मेरा अंधकारमय। अगर मैं ज़्यादा रुकता तो मेरी डिमोनिक ऑरा तुम्हारी राइटर्स नेम को दागदार कर देती। इसलिए तुम्हारा वार झेला मैंने, जान पर खेलकर, बस ताकि इस कर्ज का हिसाब बराबर हो सके। अब तुम अपनी यांगवान एवेन्यू पर जाओ, मैं अपनी अकेली संकरी वुडन ब्रिज पर। यहाँ से न कोई रास्ता जुड़ता है, न कोई भावना बाकी रहनी चाहिए। और ये कहकर जुर्फान जीर का हाथ पकड़कर मुड़ गया, धीरे धीरे उस सफ़र की ओर जिसका रास्ता अकेले उसे ही तय करना था। लेकिन तभी, रुको, मुरोंगशुए की आवाज़ कांपी। तुम कहना चाहते हो मेरे उस प्राणघातक वार को झेलकर बस कर्ज चुकाया? उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक अनकहा भाव जो वो खुद भी नहीं समझ पाई। सोचने का समय नहीं था, बस दिल के कहने पर वो दौड़ पड़ी जुर्फान की तरफ। लेकिन इस बार ना हथेली में वार था, ना क्रोध, बस एक अधूरी बात का जवाब चाहिए था। लड़की हमेशा सीधी राह पर चली है। मुरोंगशुए की आंखों में आग थी। जिंदगी बचाई थी तो बस बचाई थी, उसका बदला नहीं चाहिए मुझे। और डेविल डिफेंस डाओ, वो तो एक फ़र्ज था, एक डेविल को रोकना। उसे तुम किसी एहसान से कैसे जोड़ सकते हो? तुमने इन दोनों को एक ही तराजू में रखकर कर्ज चुकाने की बात की। ये आखिर मायने क्या रखती है? जाने से पहले साफ साफ कहकर जाओ। यूयू, रोक उसे!
जुर्फान ने पीछे देखे बिना कहा। बैली यूयू, जो पहले ही थोड़ा चौंक चुकी थी कि वो जा रहा है, कुछ पल को रुकी, होंठ भींचे, नज़र घुमाई, मन में सोचा, मैं क्यों मानूं इसकी बात। लेकिन जुर्फान जैसे उसका दिल पड़ रहा हो, फिर से बोला, ग्रैंडपा। बैली यूयू का चेहरा सिकुड़ गया। वो फिर से उसी ग्रैंडपा की बात ले आया। दांत पीसते हुए बोली, फेदर को भी एरो बना देता है ये आदमी। लेकिन भले ही नाराज़ थी, फिर भी जुर्फान की बात मानी। एक झलक में ही वो उड़ती हुई मुरोंगशुए के सामने आ खड़ी हुई। हटो मेरे रास्ते से। मुरोंगशुए की आंखें जल उठीं। हथेली ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन वार अब भी तीखा था। छोटी बच्ची, क्या तुझे पता भी है किससे भिड़ रही है? बैली यूयू की मुस्कान शैतानी थी। उसने बस हल्का सा बदन झटका और गर्जन की तरह एक ज़ोरदार शॉकवेव निकली। मुरोंगजुए का वार अभी पहुंचा भी नहीं था कि वो हवा में उछली और ज़मीन पर गिरी, होंठ से खून बहता हुआ, लेकिन दर्द से ज़्यादा आश्चर्य था उसकी आंखों में। तुम मास्टर ऑफ गायोन रेल्म? हे, अब पहचान आई ना? बैली यूयू ने गर्दन ऊंची की और आंखों से चमक निकली। हमेशा समझती थी तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब देख लिया अपनी आंटी का पावर। हज़ारों साल का कल्टीवेट किया है मैंने। अब ज़रा मेरी राह में तो आके देख। यूयू, और कितनी बकबक करोगी? चलो। जुर्फान की आवाज़ फिर आई, शांत लेकिन अटल। बैली यूयू ने मुंह बिचकाया। क्या रौब है इस आदमी का, जैसे एंसेस्टर का वरदान मिल गया हो। वरना तो मैं। शब्द मुंह में ही घुट गए, लेकिन कदम उसके पीछे चल दिए। वो अब भी फुसफुसा रही थी, दांत पीस रही थी, पर मान भी रही थी। तभी गर्म हवा का एक ज़ोरदार तूफान पूरे कस्बे में फैल गया। पलक झपकते ही जो बर्फ़ पहले कई मीटर ऊंची थी, वो सब हवा में उड़ गई। हर चीज़ जलती हुई लगने लगी, मानो सन फ्लेम खुद धरती पर उतर आया हो। मुरोंगशुए ने चौंक कर चीखा, भाई! जुर्फान का शरीर थोड़ा झुका, उसकी भौहें तन गईं और धीरे से फुसफुसाया, नंजू का पहला मास्टर, लियांग सोर्ड गॉड, मुरोंग लाई। पीछे चल रही बैली यूयू भी थम गई। इस बार उसके चेहरे की शोखी गायब थी, उसकी आंखों में भी वही सावधानी झलक रही थी। हाँ! हवा में अचानक गरज उठा एक तूफान। उसके बीच एक दमकता हुआ शरीर, लाल बगीची रौब, जो गगनचुंबी हवा में लहराता हुआ आसमान से उतरता सा प्रतीत हुआ। वो शख्स, मजबूत कदकाठी, सख्त चेहरा, बिल्कुल पत्थर जैसा शांत, सीधा सबके सामने प्रकट हुआ। और जैसे ही उसने मुरोंगशुए को ज़मीन पर घायल देखा, उसकी आंखों की चमक पल में बुझ गई, चेहरा भारी हो गया और आवाज़ में बर्फ़ थी। श्वेयर, क्या हुआ ये सब? होम ओनर, मिस को किसी ने चोट पहुंचाई है। जुफर तो जैसे आसमान से देवदूत उतर आया हो, भागी हुई आई और सीधा मुरोंग लाई के सामने गिरी। उंगली उठाई जोफान की ओर और फिर बैली यूयू की तरफ। ये वही लड़का है जिसने पहले मास्टर जो को बचाया था, लेकिन अब देखो, इसी ने बदला लिया है। उस विकेड वुमन को भेजा गया मिस पर हमला करने के लिए। होम ओनर, प्लीज़ जस्टिस दिलाओ मिस के लिए। जोफन बस मुस्कुराया, थोड़ा झुका और धीमे से सिर हिलाया। इस लड़की को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। ड्रामा करने में बाप है ये। चोट लगी नहीं और बदले का इल्ज़ाम भी साथ में ठोक दिया। उसकी आंखों में थोड़ी शरारत थी। अगर ये मेरी डिमोनिक सेक्ट में होती तो हेट्रेड पुलिंग की परफेक्ट कल्टीवेटर बनती। भाई! मुरोंगशुए ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मुरोंग लाई ने हाथ उठाया, धीरे से मगर अटल। उसने बस एक बार बहन की तरफ देखा और फिर जोफान पर अपनी बर्फ़ जैसी ठंडी नज़रें गड़ा दीं। मैं हूँ मुरोंग लाई। उसकी आवाज़ थंडर की तरह गूंजी। मुरोंग क्लैन का मुखिया, नानजू का सोर्ड किंग। कुछ समय पहले तक मैं नॉर्थ सी के किनारे सिक्लूडेड रिट्रीट में था, लेकिन जब हयांग सेक्ट की तबाही की खबर सुनी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद आया हूँ। तुम सब कौन हो? क्या तुम्हें उस हादसे की जानकारी है? इतना कहते हुए उसकी आंखें अब बैली यूयू पर जा अटकीं। वो लड़की जो पल भर पहले मजाक उड़ा रही थी, अब उसकी मुट्ठियाँ भींच गई थीं, आइज शिमरिंग विद किलिंग इंटेंट। उसके बदन से हल्की लाइटनिंग सी फूटी, हवा में एक हल्की झंझनाहट सी गूंजने लगी। मुरोंग लाई ने उसे भी देखा।
गहराई से, जैसे उसकी सारी कल्टीवेशन पढ़ ली हो। उसकी आंखों में अब एक मुस्कान तैर रही थी, पर वो मुस्कान जैसे तूफान से पहले की खामोशी। नंजू के पहले नंबर के मास्टर, लेयंग सोर्ड गॉड, मुरोंग क्लैन के हेड, उनका नाम तो कब से सुना था, आज मुलाकात हो गई। जोफन ने तब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, हम तो बस एक मुसाफिर हैं। हयांग सेक्ट में क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं, और मुरोंग पैट्रियार्क से मदद भी नहीं कर पाएंगे, इससे लिए माफ़ी चाहते हैं। फंगशुआंग टाउन में लिंगमी के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, लेकिन अब सब क्लियर हो चुका है। बात ख़त्म, मसला सॉल्व। जो भी हुआ मुझे यकीन है कि लिंगमी बाद में सब समझा देगी। अभी हमें कुछ काम है तो इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। ये कहकर जोफन ने चुएर का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। बैली यूयू भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी, बिना कुछ कहे। मुरोंग ली ने उनकी हर मूव को आंखों से पहना, फिर थोड़ा सोचकर बोला, सर इतनी जल्दी क्या है? नंजू में हम मुरोंग लोग कोई जिद पे जीने वाले नहीं। हमारा नाम नेम ऑफ ऑल रेल्म्स में इसलिए आया है क्योंकि हम इंसाफ के पक्ष में हैं। अगर आप और मेरी बहन के बीच कुछ गलतफहमी हुई है तो उसे साफ सफाई से सुलझा लेना चाहिए। गलती अगर उसकी हो तो मुरोंग क्लैन उसका हिसाब करेगा, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो दोस्ती भी हो सकती है, एग्जाम के साथ। उसकी बात में एक नरमी थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं। एक बड़े घराने का असली कल्टीवेटर जैसे बोलता है। सच तो ये है, अगर कोई और होता तो इतने बड़े नाम के साथ एक ड्रिंक का ऑफ़र मिलने पे तो कब का रुक जाता। जिंदगी भर की कनेक्शन बन सकती थी। क्लाइम द ड्रैगन एंड कैच द फिनिक्स मोमेंट था। पर जोफन वो आदमी नहीं था। उसकी यह जर्नी सीक्रेट थी और ऐसे ओपनली दिखना उसके लिए नुकसान था। तो उसने एक बार फिर मस्कुरेट हुए, सर हिलाया। मुरोंग हेड का शुक्रिया, आप जैसे सीनियर का इनवाइट किसी के लिए भी सम्मान की बात होती, लेकिन इस सफ़र में कुछ इम्पॉर्टेंट काम है और देर नहीं कर सकते। अगर आगे कभी मौका मिला मैं खुद मुरोंग क्लन के द्वार आऊँगा, और तब अगर आप समझें कि मेरा रुकना लायक है तो ज़रूर रुकूंगा। पर अभी के लिए हमें माफ़ कीजिए, हम निकालते हैं। और कह के जोफन ने और भी तेज़ कदम बढ़ा दिए। 1 मिनट रुक जाइए सर। मुरोंग ली की आवाज़ में पहली बार अर्जेंसी थी। कुछ और बातें पूछनी हैं आपसे। पर जोफन जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसके कदम ज़रा भी धीरे नहीं हुए। मुरोंग ली ने देखा और उसके दिल में शाक और गहरा हो गया। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। क्या ये जोंगजो के स्पीच तो नहीं? और फिर बिना किसी और लफ्ज़ के मुरोंग ली, द सोर्ड किंग ऑफ नंजू, एक ही लीप में सीधा जोफां के सामने आ गया। सर, अगर आप इतनी जल्दी में हो तो क्या मतलब निकलूं? क्या दिल में कुछ गोस्ट छुपा है? क्या आप किसी से मिलने की हिम्मत नहीं रखते? बूम! मुरोंग ली बस जोफन की पीठ पकड़ने ही वाला था कि एक ठंडा आइस कोल्ड ऑरा हवा में छाया और एक शैडो झटके में सामने आ गई। एक पाल्म अटैक। उस पाल्म से निकली सोर्ड इंटेंट ने आसमान में दाव लाइट छोड़ी, और उसके साथ ही एक सोर्ड मंक सीधा मुरोंग ली के फॉरहेड की तरफ जा पड़ा। यह इतना पावरफुल। मुरोंग ली के प्यूपिल्स संक गए। उसके दिल ने एक सेकंड के लिए मिस कर दिया, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी किसी के अंदर इतना लीथल इंटेंट फील नहीं किया था। फ़ौरन ही उसने एक हॉट सोर्ड फिंगर रिलीज़ किया और दोनों अटैक्स टकरा गए। थंडर! आसमान फट गया, धरती कांप उठी। दोनों मास्टर लेवल कल्टीवेटर्स के बीच ये टकराव टाउन लेवल डिस्ट्रक्शन लेकर आया। पूरी फेंगशुआंग टाउन एक पल में धूल, मिट्टी और हवा में उड़ गई। सिर्फ खाली रूइंस बचे। मुरोंग स्वे और जुलर हवा में उछल कर ज़मीन पे गिरी, और जब आंखों से धूल हटा के देखा तो सारे आसपास सिर्फ बर्बादी थी। ये कैसे हो गया? मुरोंग स्वे ने शौक में पूछा। बड़े भाई तो हमेशा कंट्रोल में शॉट लेते हैं, फिर ये डिस्ट्रक्शन क्यों? उनकी आंखें आगे की तरफ घुर गई, जहां से एक और ही लेवल का सीन अनफोल्ड हो रहा था। मुरोंग लिए खुद सॉलम फेस के साथ किसी एक ठंडे लेकिन टेरिफाइंग ऑरा वाले वॉरियर के सामने खड़ा था। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। नीच जोफान स्टिल खड़ा था, केयर का हाथ पकड़े हुए, और उसके पीछे
बैली यूयू कोल्ड एज फ्रॉस्ट दुनिया की परवाह किए बिना जोफान के लिए शील्ड बन के खड़ी थी। मिस, ये क्या हो गया? जूलर रूइन से घिसते हुए बाहर निकली और शौक में चिल्लाई, घर का मालिक पूरी टाउन ही उड़ा दिया। मुरोंगशुए ने गुस्से में आंखें तानी। नहीं, ये बड़े भाई का काम नहीं। उन्होंने किसी से टकराव लिया है जो उनके बराबर का है। दोनों के सिर्फ एक एक पाल्म के शौक से ये टाउन चली गई। ऐसा टकराव सिर्फ हर स्टेट के नोम्बिएट मास्टर या 9 सोर्ड किंग्स के साथ हो सकता है। मुरोंगशुए के ब्राउज कांप गए। उसने उन 3 फिगर्स को देखा और बोला, और यह लड़की बैली यूयू, वो तो 9 सोर्ड किंग। क्या? जूलर की सांस रुक गई, उसके पैर थरथराए और वो ऑलमोस्ट गिरती गिरती बाची। मिस, आप तो एक 9 सोर्ड किंग के साथ लड़ रही थी। अगर उसने सच में मारना चाहा होता तो आप। मुरोंगशुए भी हाँ में सर हिला गई और एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, मुझे भी लगता है कि वो मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने नहीं मारा। लेकिन मुरोंगशुए की आंखें और ज़्यादा नैरोड हो गई और उसने ज़ुओफान को घूरता रहा। जो लड़की 9 सोर्ड किंग है वो तो समझ आया, लेकिन ये ज़ुओफान कौन है? न वो रिटर्न टू यूएन रेल्म में है, न ही कोई एक्सेप्शनल पावर दिखाई उसने। तो फिर कैसे एक 9 सोर्ड किंग उसके लिए अपनी जान दे सकती है? जुलेर ने गेस किया, हो सकता है कोई प्रिंस हो। नहीं, मुरोंगशुए ने तुरंत कहा, 9 सोर्ड किंग्स सिर्फ 2 लोगों के कहने पे चलते हैं, या तो बैली जिंगवेई या अनडिफीटेड सोर्ड सॉवरेन। इवन सोर्ड स्टार एम्परर तक के पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो फिर यह ज़ुओफान है कौन? मुरोंगशुए का चेहरा पूरा डाउट में था और जुलर भी उसके साथ कंफ्यूज थी। पर अगले ही सेकंड जुलर का चेहरा सेफ्ट पड़ गया और वो लिटरली रो पड़ी। ओह नो मिस, वो 9 सोर्ड किंग उसके साथ है और मैंने उस पर इतना इल्ज़ाम लगाया, कहीं वो रिवेंज ना ले ले। मुझे नहीं मरना है मिस, मैं तो सिर्फ जोक कर रही थी। मुझे असासिनेट मत करवाना प्लीज़। मैंने कहा था ना, ज़्यादा बकवास मत किया कर, मुंह से ही तो मुसीबत निकलती है। मुरोंगशुए ने जुलर को घूरा, फिर लाचार सी हंसी। लेकिन चिंता मत कर, अगर वाकई 9 सोर्ड किंग तुझे मारने आए तो तेरा नाम पूरे जगत में गूंज जाएगा। तेरी कीमत दोगुनी हो जाएगी और मरने के बाद तू काफ़ी कीमती लाश बन जाएगी। क्या? मुझे दोगुनी कीमत नहीं चाहिए, मुझे बस जिंदा रहना है। पगली, मुरोंगशुए ने हंसते हुए सिर हिलाया, इतनी बड़ी किस्मत सबको नहीं मिलती। इधर मुरोंगलाई और बैली यूयू के पाल्म क्लैश के बाद ज़ुओफान का प्रोफाइल थोड़ा रिवील हो चुका था। मुरोंगलाई अब और भी ज़्यादा सतर्क हो गया। उसकी नज़रें ज़ुओफान पर टिक गईं और मुरोंगशुए की तरह उसकी आंखों में भी कन्फ्यूजन और शाके साफ दिख रहा था। मुझे लगता है जोंगजो के 9 सोर्ड किंग्स में सिर्फ एक ही औरत है, बैली यूयू लेंग्यू सोर्ड किंग। लेकिन सवाल ये है, तुम कौन हो जो इस लेवल की कल्टीवेटर को साथ लाया? ज़ुओफान ने तब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस शांत लहजे में कहा, मुरोंग मास्टर, आप गलत समझ रहे हैं। ये लोग जोंगजो के नहीं हैं, बस सफ़र में साथ हो लिए हैं। और अगर हम वाकई जोंगजो के होते तो अब तक आपसे बातें नहीं कर रहे होते, बल्कि अनडिफीटेड सोर्ड सॉवरेन खुद आ चुका होता। ओल्ड मैन। मुरोंगली का चेहरा सख्त पड़ गया। ज़ुओफान के ये 3 हल्के लफ्ज़, वो बुधा, पूरे जोंगजो में किसी ने कभी अनडिफीटेड जानजुन के लिए नहीं कहे थे। जोंगजो के हर एल्डर उस अनबीटेन तलवार सम्राट को पूरे श्रद्धा और भय के साथ याद करते थे। जून, योर एक्सेलेंसी, सोर्ड एंसेस्टर। लेकिन यहाँ ओल्ड मैन। मुरोंगली का डाउट थोड़ा हल्का पड़ा। आखिर अगर कोई जोंगजो का होता तो कभी भी अपने सोर्ड सॉवरेन के लिए इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं करता। हो सकता है यह लोग वाकई किसी और जगह के हो और यह लड़का कुछ और ही खेल खेल रहा है। लेकिन बैली यूयू का एक्सप्रेशन तो कुछ और ही कह रहा था। उसके फिस्ट्स टाइट हो गए, आंखों में फ्रोज़न फायर थी और अंदर एक डार्क फ्यूरी उमड़ रही थी। ज़ुओफान ने जो कहा वो किसी और के लिए जोक हो सकता है, लेकिन बैली यूयू के लिए, अनडिफीटेड सोर्ड सॉवरेन के लिए बुधा बोलना, उसके लिए तो जैसे किसी ने उसका भगवान इंसल्ट कर दिया हो। यह टकराव अभी ख़त्म नहीं हुआ था।
ये बस एक साइलेंस था जो स्टॉर्म से पहले छाता है। मुरोंग ली ने बड़ी गंभीरता से जो फान को घूरते हुए पूछा, अगर आप जोंगजो के नहीं हैं तो आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और बेजो में क्या करने आए हो? जो फान ने बिना पलट कर देखा, फिर एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैंने पहले ही कह दिया, हम बस एक मामूली लोग हैं। मुरोंग मास्टर, ज़्यादा पूछताछ की ज़रूरत नहीं। मुरोंग ली का चेहरा सख्त हो गया और उसने अपनी नज़रें और भी तेज़ कर दीं। अगर ये आम हालात होते तो मैं इतना रूड नहीं होता, लेकिन बेजों में स्थिति गंभीर है, इसीलिए मुझे और सावधान रहना पड़ेगा। उम्मीद है आप मुझे माफ़ करेंगे। जो फान ने मुस्कुराते हुए उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन अगर मैं बस ये नहीं बताना चाहता। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मुरोंग लाई ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना दबदबा दिखाया और अचानक अपनी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा दिया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसने और ज़ोर से कहा, मुझे खेद है, जब तक मैं आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर लेता, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जोफान ने फिर से हल्का हंसा, हे लेयंग सोर्ड गॉड, आप तो बड़े घमंडी हो गए। जोफान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी राह पर बढ़ने लगा। वह क्वीर का हाथ पकड़ता हुआ आगे बढ़ा और फिर बैली यूयू से धीरे से फुसफुसाया, मैं और क्वीर पहले चलते हैं, तुम थोड़ी देर बाद आना। मुरोंग ली ने इस दृश्य को देखा और उसके अंदर कुछ हुआ। उसने अचानक कदम बढ़ाए और जोफैन के पीछे दौड़ा। तुम भाग नहीं सकते, मुझे गलत मत समझो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक तेज़ ब्यूटीफुल शैडो उसकी राह में आ गई। यह थी बैली यूयू। वह उसकी राह में खड़ी हो गई और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुरोंग लई को थोड़ी चौंक नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गुस्सा था। अचानक उसका पूरा शरीर जल उठा और आग का तूफान बिखर गया। आसमान में गर्मी इतनी थी कि समुद्र तक उबालने लग गया और ठंडी बर्फ की बर्फीली ज़मीन को पल भर में मगमा बना दिया। ये इतनी तेज़ थी कि वह बेजों की बर्फीली भूमि पिघलने लगी और हवा में गर्मी घुलने लगी। जो एक पल पहले बर्फ से ढकी हुई ज़मीन थी, वह अब अग्नि के ज्वालामुखी जैसी लगने लगी। मुरोंग लाई के इस पल के पिनिकल स्ट्रेंथ ने इस धरती को उसकी मुट्ठी में कर दिया। लेकिन सामने खड़ी बैली यूयू को देख मुरोंग लाई को आश्चर्य नहीं हुआ। क्या तुम मुझे डरा सकोगी? उसके चेहरे पर गुस्से और आक्रामकता का मस्तमौलापन था। वह पूरी दुनिया को अपनी शक्ति में लाकर महसूस कर रहा था कि सब उसकी गिरफ्त में हैं। लेकिन बैली यूयू ने आंखें बंद कर लीं और फिर एक अद्भुत थंडरस पावर का प्रवाह किया। अचानक आसमान गूंजने लगा और सिल्वर लाइटनिंग का एक तूफान फैलने लगा। थंडर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा आकाश सगंध हो गया। वह सोर्ड ओरा की तरह हर एक जगह बिखर रही थी, जैसे कि किसी भी चीज़ को अपनी जद में ले सकती हो। इसकी तड़क भड़क से आसमान एक सिल्वरी ओशन में बदल गया था और सोर्ड इंटेंट ने जगह जगह अपना प्रहार किया। देखते ही देखे ये दृश्य मुरोंग जुए और जुलर को हिलाकर रख गया। क्या ये दोनों एक जैसे ही हैं? मुरोंग शुए की आंखें फैल गईं और उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, हमेशा सुना था कि बैली यूयू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये तो मेरे भाई के स्तर के बराबर लगती है। बैली यूयू और मुरोंग ले की ताकत के इस टकराव ने पूरी दुनिया को थरथरा दिया। ये 9 सोर्ड किंग लेवल की शक्तियों का असल मुकाबला था और हर पल कोई नहीं जानता था कि यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा। किसे खड़ा होना चाहिए और किसे गिरना होगा, यह साफ नहीं था। हाँ, ये लड़की वाकई में एक दुर्लभ और ज़बरदस्त विरोधी है। अगर हुनर की बात करें तो ये कहना कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप इतने आत्मविश्वास से कह रहे हो कि आप नीचे की उलझन से निकल सकते हो। एक ऐसा रक्षक जो लड़की के रूप में है, उसके साथ 3 दिन और 3 रात तक लड़ते हुए शायद न तो जीत मिले और न ही हार। अब आप फिर से उसे कैसे पकड़ पाएंगे? मुरोंग लाई ने आकाश की ओर देखा, फिर धीरे धीरे कदमों से चलते हुए शांत और आत्मविश्वास से भरे जो फान की पीठ की ओर देखा। इस दृश्य को देखकर वह हंस पड़ा और सराहना करते हुए सिर हिलाया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई और उसने कहा, लेकिन एक बात है जो शायद आपने मिस कर दी। भले ही लड़की की ताकत नीचे के मुकाबले बराबरी की हो, अगर युद्ध की बात आती है तो वह शायद मुझे 10 हमलों तक भी नहीं रोक पाएगी।
बेली यूयू ने हिकारत और तिरस्कार के साथ मुरोंग लाई की ओर देखा और मुंह चिढ़ाते हुए बोली, हम मेंढक बड़े मुंह से आकाश में उछलने की तरह। कहा जाता है कि मुरोंग के मालिक हमेशा काफ़ी गंभीर होते हैं, लेकिन आज पहले ही नज़र में ही पता चल गया कि यह तो एक घमंडी और बड़बोला इंसान है जो महज बातें बना रहा है। अभी तो हम सिर्फ मुद्राओं के मुकाबले में ही विजयी हो गए हैं, और अगर लड़ा भी जाए तो अनलेस आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पहाड़ों और नदियों का अंत हो चुका हो, तब भी जीत हार तो एक दिन की लड़ाई के बराबर ही होगी। लेकिन अब मुरोंग के मालिक हमें धोखा दे रहे हैं। हा 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 हा। क्या मुरोंग के मालिक सोचते हैं कि इस छोटी सी लड़की की मार्शल आर्ट्स उनकी अपनी ताकत से कम होंगी? क्या अब तक कोई गलत फहमी बनी हुई है? बैली यूयू ने अपनी मुस्कान को और भी तेज किया, मुरोंग लाई की इस तर्कहीन बड़ाई को नकारते हुए।